What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discussion start. और आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लास 10th 9th और कंपटीशन तक के लिए। तो आज हम पार्ट थर्ड यानी कि चैप्टर थर्ड करेंगे हिंदी व्याकरण का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया था, तो हिंदी व्याकरण का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है। तो आइए आज चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। दोनों चैप्टर का आप लोग जाइए देखिए, पहले नहीं देखे हैं तो 2 चैप्टर मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि समास है। समास थर्ड चैप्टर। तो आइए, और सबसे पहले हम कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है, माँ के बिना बेशक पूरा घर बिखर जाता है, पर पापा के बिना पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। तो देखिए, फादर से और मदर से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि ये दुनिया में आपको लाए हैं और आपको पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। भले ही पेरेंट्स आपको गाली दे या आपकी गलतियों पर डांटे, लेकिन वो आपसे भी प्यार उतना ही करते हैं। तो आप अपने लव करिए तो सिर्फ फैमिली से करिए, पेरेंट्स से करिए, जो कि आपको यहाँ तक इस मंजिल पर खड़ा किया है। तो मोटिवेट रहिए, अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को देखकर मोटिवेट रहिए। तो आइए चलते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या कुछ पढ़ेंगे हम। तो समास, जैसे कि मैंने बताया कि समास को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, ये समास हम लोग स्टार्ट करना है आज। तो समास के बारे में हम लोग को बता दें आपको पहले कि समास होता क्या है। तो समास, देखिए, समास बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, जो कि बहुत हार्ड भी बोल सकते हैं और बहुत आसान भी बोल सकते हैं। तो समास एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो कि सभी कंपटीशन लेवल तक के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्लास 10th और 9th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें कितना भी स्टार लगा दिया जाए, क्लास 10th और 9th के लिए ये कम ही पड़ेगा, क्योंकि समास हर एक एग्ज़ाम में, क्लास 10th का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री बोर्ड हो या कोई भी टेस्ट हो, ये क्लास 9 से लेकर आता है क्लास 10 तक के बच्चों को। तो समास हमको आना चाहिए। आइए देखते हैं समास क्या है, समास में कैसे हम हल करते हैं। तो समास का अर्थ पहले जान लीजिए कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है और शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है। देखिए, समास का मतलब ही इस शब्द का संक्षेपीकरण होना, यानी कि शब्द को छोटा करना, अलग अलग टुकड़ों में करके छोटा कर देना। तो ये संक्षेपीकरण होता है समास का मतलब। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र राजपुत्र, तो हम इसको संक्षिप्तीकरण में कर देते हैं, अलग से संक्षिप्तीकरण में कर देते हैं। राजा का पुत्र हम कहने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको समास में बदलेंगे तो राजा पुत्र हो जाएगा। तो ये संक्षिप्तीकरण हो जाता है, हमारा विभक्ति का चेंज हो जाता है समास में, ठीक है। यहाँ राजा और पुत्र मिलाकर एक नया शब्द, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो उसी को हम लोग एक समास कहते हैं, उसी को हम लोग समास करते हैं। यहाँ हेडिंग भी किया गया है हमारे द्वारा, इसको आप लोग देख सकते हैं। समास की विशेषताएं देखिए, समास की विशेषताएं क्या क्या होती है, और समास बनने पे शब्दों में क्या क्या विशेषताएं हो जाती है, क्या क्या चेंजिंग हो जाती हैं, उसको देखिए। समास में 2 पदों का योग होता है, 2 पद मिलाकर एक नए पद का रूप धारण करते हैं, इसे समस्त पद कहा जाता है। जब देखिए, समास में पहले तो 2 पद होता है, और दोनों पद को जब मिलाकर और एक पद बनाते हैं, एक रूप धारण करते हैं, उस रूप धारण जो हुआ है उसको समस्त पद कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके किसी भी एग्जाम में आ जाता है कि समास तो हम लोग जान रहे हैं कि समास होता क्या है, लेकिन समस्त पद जल्दी नहीं हम लोग समझ पाते हैं। समस्त पद क्योंकि छुपा हुआ है इसी में, तो समस्त पद पूछ देता है कि समस्त पद क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2 पदों को मिलाकर एक रूप धारण करता है, उसको समस्त पद कहते हैं। क्वेश्चन टॉपिक थर्ड है, इसमें समस्त पद में
में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। देखिए समस्त पद के जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहला मतलब पूर्व, यानी कि पूर्व पद में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उत्तर पद अगर है तो उत्तर पद को होता है लास्ट को, लास्ट जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं और पहला पद को पूर्व पद कहते हैं। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है, दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे रसोई, तो रसोई प्लस के लिए घर, रसोई के लिए घर अगर हम कहेंगे तो रसोई और के लिए घर ये दो शब्द होता है, लेकिन इसको हम संक्षिप्त में कर कर एक समास के रूप में बनाएंगे तो रसोई घर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सारा शब्दों को हम लोग बनाते हैं। आइए समास विग्रह में देखते हैं क्या है। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे शोक कुल, शोका कुल, शोक से आकुल, यानी कि प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो देखिए समास विग्रह वो होता है जब हम किसी भी समस्त पद को अलग अलग करके, प्रक्रियाएं को अलग अलग करके समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कर देते हैं, यानी कि समास के पदों को अलग अलग कर देते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि शोक कुल दिया है तो शोका से आकुल, यानी कि इसको अलग अलग कर दिया मैंने, शोका से आकुल अलग अलग कर दिया। सॉरी, देखिए बोलने में कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्या बताएं, लेकिन ये समझिए आप लोग कि इतना कुछ देखे यार, मेहनत हो रहा है तो क्यों ना शेयर कर दी जाए वीडियो को। तो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत होता है तो कुछ तो करिए सपोर्ट यार। तो आइए चलते हैं। समास के भेद देखिए, समास के मुख्यतः 4 तथा 2 गौड़ भेद होते हैं। देखिए समास के 4 भेद और 2 गौड़ भेद होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 भेद हो जाते हैं। देखिए कभी काल क्वेश्चन ये अलग अलग पूछा जाता है कि मुख्यतः भेद बताइए, तो मुख्यतः भेद अगर पूछेगा तो 4 भेद बताएंगे, लेकिन गौड़ भेद पूछेगा तो 2 भेद बताएंगे। और लेकिन ऐसे पूछेगा कि समास के भेद बताइए केवल, तो समास के भेद में हम 6 भेद बताएंगे। ऐसे ऐसे करके कि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और 2 गौड़ भेद होते हैं, इस कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। तो ऐसे हम लोग बताएंगे। तो देखिए कौन कौन होते हैं। अवयव भाव, अवयव भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहिर्व्रूह, कर्मधारय, द्विगुणु। देखिए ये 6 भेद होता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या कुछ होता है। पहला है अवयव भाव समास। अवयव भाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयव भाव समास कहते हैं। देखिए अवयव कहने का मतलब क्या होता है ये देखिए पहले। अवयव कहने का मतलब होता क्या है? अवयव भाव कहने का मतलब क्या होता है? पहला पद जो अवयव हो, यानी कि पहला पद में कोई उतना अर्थ ना निकले, या वो मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि छुट्टा हो, उसमें कोई मतलब कि एक शब्द होता है ना कि जैसे कि अजन्मा है, अजन्मा, जिसमें अ से कोई मतलब ही नहीं है, पहला पद है उससे कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आ है, आमरण में, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, निकल रहा है, कोई अर्थ ना निकले जिस शब्द में, उसको हम अवयव कहते हैं। तो जिस शब्द में पहला पद अवयव हो, समझ रहे हैं अवयव क्या होता है? तो अवयव वाले शब्द, पहले वाले जो शब्द अवयव हो उससे कोई मतलब ना निकलता हो, उसको अवयव भाव समास कहते हैं। और वो आँख मूंद कर आप लोग, आँख बंद कर कर आप लोग अवयव भाव समास पर टिक लगाइएगा। जैसे कि अजन्मा बिना जन्मे, आमरण मरण तक, आजीवन जीवन भर, आप समुद्र 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 पर्वत, ऐसे ऐसे शब्दों को हम लोग अवयव भाव समास कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा विधि, विधि का अनुपम अनुरूप,
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। तो ऐसे ऐसे शब्द जो होता है ये अव्ययभाव समास के आता है। प्रतिमाह, हर महीने। तो ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वो अव्ययभाव समास में आता है। तत्पुरुष समास देखिए, सेकेंड है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूरे पद गौण हो उसे, और पूरे पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास में जब पहला पद उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और पहला पद पूर्व पद गौण होता है। देखिए, कहने का मतलब कि जब हम देखिए तत्पुरुष समास में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी भाग बटा हुआ है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास। तो इससे कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन अधिकतर यही पूछता है कि तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास में के अंतर भाग का नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है। लेकिन आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष समास होता है, जो कि ये जिस समासिक शब्द के पूर्व कर्म से कारक की विभक्ति का को लोप से होता है। जैसे कि ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जिस जो भी शब्द होता है उसको हम विखंडन करेंगे तो बीच में को आ जाएगा। जैसे को आ गया देश को, यश को, नर्क को, नाक को, परलोक को, मृत्यु को। तो ऐसे जब विखंडन करने पे को आता है तो उस शब्द को तत्पुरुष समास में रखते हैं और कर्म तत्पुरुष समास में रखते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्गपात, स्वर्गपात को गया हुआ। शहरगत हम बोल सकते हैं, शहर को गया हुआ। तो ऐसे हम लोग माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो ऐसे जब को शब्द आ जाता है निकल कर मुँह से तो कर्म तत्पुरुष समास होता है, वो तत्पुरुष समास में आता है। ऐसे ही करण तत्पुरुष समास होता है जिसमें से आ जाता है। जैसे इसमें क आता था विखंडन करने पे, और इसको भी खंडन करने पे, इस शब्द को खंड करने पे से आता है। जैसे कि दुधा पीड़ित यानी कि दुधा से पीड़ित, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा किया हुआ। तो से आता है, के आता है, जो भी वो तत्पुरुष समास में आता है। जैसे संप्रदान वाला वही है, संप्रदान तत्पुरुष। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ता को के लिए आता है। को के लिए रूप होता है ये। जैसे के तो बता दिया मैं, को के लिए होता है, से के लिए होता है, के लिए होता है। तो ये सब जो शब्द आते हैं विखंडन करने पे ये तत्पुरुष समास होता है। तो आई होप कि 2 समास आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए थर्ड पेज पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पेज क्या है, यानी कि थर्ड पेज और थर्ड समास। तो आइए देखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। देखिए, चौथा होता है इसमें अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष चौथा होता है, जिसको कि से विघटन किया जाता है। जिस समासिक शब्दों के पूर्व पद में अपदान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग होता है। किसी भी शब्द को अगर विघटन करने पे उससे अलग हो जाता है से, तो उसको हम अपदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट। तो ऐसे ऐसे शब्द अपदान तत्पुरुष में आते हैं। देखिए, 5वां इसमें दिया है संबंध तत्पुरुष समास, यानी कि संबंध बताता है। यानी संबंध बताता है मतलब आप लोग को संबंध शब्द आते ही आपको पता होना चाहिए कि संबंध तत्पुरुष है ये, क्योंकि काकी के का जो संबंध लोप होता है। इसे संबंध तत्पुरुष में राजा पुत्र यानी कि राजा का पुत्र, सेना नायक सेना का नायक, देवभूमि देवों की भूमि। तो ऐसे ऐसे शब्द जो होता है रिलेशन से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड, वो सब संबंध तत्पुरुष समास में आता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 है इसमें। देखिए, हम लोग तत्पुरुष समास में ही पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास में ही 6वां पढ़ रहे हैं भाग। तत्पुरुष समास का 6 भाग होता है। तो आइए देखते हैं। 6 समास होता है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। 6 समास होता है टोटल, और 6 समास में भी तत्पुरुष समास का 6 भाग होता है। ठीक है, आइए। अधिकरण तत्पुरुष होता है जिस समास शब्दों से पूरे पद अधिकरण कारक का चिन्ह में पर का लोप होता है। में पर का लोप होता है, उसमें
अधिकरण समास बोलते हैं। जैसे कि कर्मवीर, कर्म में वीर, जलमगन, जल में मगन, ऐसे ऐसे शब्द को, शोक में मगन, ऐसे ऐसे शब्द को, जगत बीती, जगत पर बीती, रणवीरी, रण में वीर, ऐसे ऐसे शब्द को हम लोग अधिकरण समास कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच, उनके बीच और या तथा शब्द आता हो। जैसे कि मैंने बताया कि तत्पुरुष समास में जो ये विकर्षण करने पे में आ जाता है, पर आ जाता है, के आ जाता है, का आ जाता है, से आ जाता है। ऐसे ही अगर हम विकर्षण करेंगे जिस शब्द का, उस शब्द में और या तथा या अथवा शब्द जो आता है वो द्वंद्व समास का रूप होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के पास ज़्यादा वेरीफाई होगा। तो एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के साथ दिखिएगा। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, मान अपमान, मान और अपमान, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कहीं भी आप लोगों को शब्द अगर ऐसा दिखेगा, माता पिता, रात दिन, तो रात दिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और रात और दिन, रात का दिन तो नहीं लिख सकते हैं, रात के दिन तो नहीं लिख सकते हैं, रात से दिन तो नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे रात और दिन लिखेंगे, तो इसलिए ये शब्द और से जुड़ा होता है, और से या तथा जुड़ जाएगा, तो ऐसे ऐसे शब्द, या अथवा जुड़ जाएगा। जो भी ऐसे शब्द होते हैं ये हमारे द्वंद्व समास वाले होते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आइए 4 पे चलते हैं हम। 4 है बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं तथा वे किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास होता है कहते हैं। देखिए, ये बहुब्रीहि समास ऐसे होते हैं जो कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ना कि इनका कोई भी प्रधान पद नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना उत्तर पद ना पूर्व पद, ये किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ किसका, अर्थात शिव जी। देखिए ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं जिससे कि पूरा खंडन निकलता है, एक अलग खंड निकलता है, एक अलग तरह से एक तीसरे को संकेत करते हैं। ये शिव जी को संकेत कर रहा है ना, नीलकंठ। नीलकंठ, नीला कंठ किसका होता है? शिव जी का। तो नीला है कंठ किसका? शिव जी। तो ये तीसरे की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर संकेत करता है। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, अर्थात शिव जी। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव जी। गजानन, गज के ना समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश जी। घनश्याम, घन बादल के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमारे जो होते हैं ये कौन वाले हैं? बहुब्रीहि समास वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द बहुब्रीहि समास वाले होते हैं जैसे कि तीसरे पद को संकेत करते हैं। ये किसी से और के से नहीं रिलेशन है, ये सिर्फ तीसरे पद को संकेत करते हैं डायरेक्ट। जैसे महादेव, महान है जो देव, तो ये शिव जी हैं। ऐसे ऐसे शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, तो विष्णु जी। ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये हमारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। ये आगे बात करते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है जो कि 5वां, जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर। देखिए ये कुछ कुछ आप लोग को बहुब्रीहि के समास मिलता होगा, लेकिन ये बहुब्रीहि होता नहीं है एक्चुअली, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुब्रीहि को कभी कल कर्मधारय लिखते हैं और कर्मधारय को कभी कल बहुब्रीहि लिखते हैं। इसको कन्फ्यूजन को दूर करनी है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। जिस समास में एक पद विशेषण, पहला पद विशेषण होना चाहिए। देखिए ये बिल दिया है, बोल दिया है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होना चाहिए। जैसे पीताम्बर है तो पीताम्बर, पिता है जिसका जो अंबर, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। महाजन, महान है जो जन। जैसे महाजन है तो महाजन में
महान क्या है? महान एक विशेषण है, आपका विशेषता है कि आप महान है। और किस फिर जन, महाजन, जन, जो जन है, सो देखिए महान है, महान क्या है? विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। तो जन है जो, ये क्या है? विशेष्य है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, पहला विशेष्य दूसरा विशेष्य, ये होता है कर्मधारय समास। पीत है, पीत विशेषण, अंबर जो कि विशेष्य है। तो ऐसे ऐसे शब्द आपका कर्मधारय समास होता है। आइए देखते हैं और कुछ। द्विगु समास। द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए समास, ये समास सबसे आसान होता है क्योंकि इसको पहचानना सबसे आसान हो जाता है। ये बोलता है कि पहला पद संख्यावाची हो, और संख्यावाची वाले शब्द हमेशा द्विगु समास होते हैं। जैसे एक पदी, द्विपदी, तिरंगा, त्रिकोणी, त्रिलोक, पचंडी, पंचतंत्र, षट्कोण, अष्टंतु, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं, दोहराना, दोपहर, त्रिकोला, पचपन, पंजाब, सरस्वती, नवरसनम, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये द्विगु समास होते हैं, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द होते हैं। जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंग वाला सहाकार समार, द्विघात, दो घत वाला समार, एक पति, एक पद वाला, दोहराना, दो राहों का सहामा, दोपहर, दो पहरों का समाहार, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं। पंजाब, पांच अरबों का समूह, पंचभुज, पांच भुजाओं का समाचार। तो ऐसे ऐसे शब्द जो किसी एक अंक के द्वारा प्रभावित हो, एक अंक से प्रभावित हो, या संख्यावाची हो जिसको बोल सकते हैं, तो वो द्विगु समास होता है। तो आई होप कि पूरा समास आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग पूरा हमारा जो समास है चैप्टर उसको समझ गए होंगे आसानी से। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। समास किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, उदाहरण सहित समझा दिया, दो दो भेद बता दिया, अव्ययीभाव समास की परिभाषा बता दिया, तत्पुरुष समास की, ये सब मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में लाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। जितना भी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेपर में हर एक एग्जामिनेशन में आता है, एवरी एग्जामिनेशन शॉल बी इनकमिंग। तो ये एवरी एग्जाम में आता है, कंपटीशन हो। क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लास 10th वाले इसका प्रैक्टिस करते रहें, क्लास 9th वाले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहें। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी आता है कन्फ्यूजन करने के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, रफ पे प्रैक्टिस करिए, सारे एग्जाम्पल को लिख कर, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास सबका। और देखिए हमने भी प्रैक्टिस किया है, इसलिए हमारे ये माइंड में क्लियर क्लियर सामने आ रही है बात। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एकमात्र उपाय है। तो प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ सकें, आसानी से पढ़ाई कर सकें। देखिए आज लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर में ही पढ़ना है, तो इसलिए ऑनलाइन पढ़िए तो बेस्ट है। तो बेस्ट वे है कि ऑनलाइन पढ़िए, और बेस्ट वे ये है कि आप लोगों को सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, तो सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो बोलिएगा, बताइएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सारी बात। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद। और फिर अगले लेक्चर में और अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।